हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कि भाई कोशिका सिद्धांत किसने दिया और उस सिद्धांत में क्या कहा गया है। ओके, तो कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत के बारे में मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, फिर लिखेंगे हम उन सब चीज़ों को। कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में देखने को मिला हम लोगों को। 1838 ईस्वी में एक जर्मनी के वनस्पति विज्ञान शास्त्री जो एम.जे. स्लाइडन नाम के थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। फिर उनके साथ एक और वैज्ञानिक आए, जर्मनी के ही जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडर स्वान। तो इन दोनों ने मिलकर 1838-39 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी। तो किसने दी? एम.जे. स्लाइडन और थियोडर स्वान ने, अर्थात स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1838-39 में। क्या कहा इन्होंने? अरे भाई, इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव, संसार के सभी जीवों का जो शरीर है वो एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या कहा है? एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। फिर क्या कहा इन्होंने? फिर कहा इन्होंने कि जितने भी कोशिकाएं बनती है ना, वो अपनी पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से ही बनती है, अपनी पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से ही बनती है। और प्रत्येक कोशिका अपने आप में स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? फ्रीडम, स्वतंत्र होती है, और फिर भी मिलकर काम करती है। कैसे काम करती है? मिलकर काम करती है, और इसके फलस्वरूप एक जीव का निर्माण करती है, ओके। और आगे कहा उन्होंने कि प्रत्येक कोशिका का जो मूल संरचना होती है और रासायनिक संगठन जो होता है वो लगभग समान होता है। प्रत्येक कोशिका की मूल संरचना और रासायनिक संगठन जो होता है वो समान होता है। और कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है, उस क्रिया में केंद्रक मुख्य अभिकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भूमिका निभाता है। तो ये सब बातें किसके अंतर्गत दी गई है? कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत दी गई है। चलिए लिख लेते हैं इन सबको। नंबर 1, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक पॉइंट। अच्छा, पहले किसने दिया? तो 1838-39 में थियोडर स्वान और एम.जे. स्लाइडन ने दिया। किसने दिया सिद्धांत? 1839 में थियोडर स्वान और एम.जे. स्लाइडन ने दिया। आप शॉर्टली उसको स्लाइडन और स्वान कह सकते हैं। दोनों ही कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ओके, एक जर्मन वनस्पति शास्त्री थे और एक जंतु विज्ञानी थे। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। प्रत्येक कोशिका अपने आप में स्वतंत्र होती है और फिर भी मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है, तथापि मिलकर कार्य करती है। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। ओके, प्रत्येक कोशिका की मूल संरचना और रासायनिक संगठन
रासायनिक संगठन लगभग समान होता है, समान होता है। क्लियर है? प्रत्येक कोशिका की मूल संरचना और रासायनिक संगठन जो होता है उनका, वो कैसा होता है? लगभग इक्वल होता है या समान होता है। ठीक है, उसके बाद आगे, कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है, जिस प्रक्रिया से होती है, उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में कार्य करता है। कोशिका की उत्पत्ति, कोशिका की उत्पत्ति, कोशिका की उत्पत्ति जिस प्रक्रिया से होती है, प्रक्रिया से होती है, उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता या सृष्टिकर्ता की भूमिका निभाता है या अदा करता है। और इसी के साथ साथ प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति जो होती है वो अपनी पूर्ववर्ती सजीव कोशिकाओं से ही होती है। एक बात और लिखिएगा कि प्रत्येक कोशिका जो होती है, प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से ही होती है। ओके, तो ये था स्लाइडन और स्वान का कोशिका सिद्धांत, जिसमें उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि भाई कोशिकाएं जो बनती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, और लगभग सभी कोशिकाओं का जो रासायनिक संगठन होता है जिनसे मिलकर वो बनी होती है वो लगभग समान होता है। उनकी मूल संरचना जो होती है वो लगभग समान होती है, और लगभग सभी जीव जो होते हैं वो किसी न किसी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और इस कोशिका में जो सबसे मेन अभिकर्ता होता है वो कौन होता है? केंद्रक होता है। और साथ ही कहा कि सभी कोशिकाएं अपने आप में स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? स्वतंत्र होती है, फिर भी मिलकर संगठित होकर काम करती है और एक नए जीव का निर्माण करती है। तो ये था हमारा स्लाइडन और स्वान का कोशिका सिद्धांत, जो 1838-39 में अस्तित्व में आया। अब ये सब होने के बाद इस नियम का एक अपवाद देखने को मिला हम लोगों को, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद। तो चलिए जानते हैं कौन है अपवाद। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कोशिका सिद्धांत का अपवाद, भाई अगर एक शब्द में उत्तर दूं तो वो सिंपल है, वायरस। क्या है? वायरस। तो क्या है भाई? वायरस अर्थात विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि वायरस प्रकृति का एक ऐसा जीव है जो कोशिका के निर्माण की अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाया है। यानी कि ऐसा जीव
जिसमें कोशिका का निर्माण नहीं होता है। तो जो हमने पहला नियम लिखा कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उस नियम में ये एप्लीकेट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अर्थात क्या हो गया? अपवाद हो गया। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन? विषाणु, क्योंकि ये प्रकृति के ऐसे प्रारंभिक जीव है जो कि कोशिका के स्ट्रक्चर तक पहुंच नहीं पाए। कोशिका निर्मित जिस अवस्था में होती है उस अवस्था तक ये पहुंच नहीं पाए हैं। ये सर्वथा यानी कि हमेशा एक संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं। और यदि मैं पूछूं आपसे कि ये सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं, तो याद रखिए ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक लिंक होते हैं। ये क्या होते हैं? कैसे होते हैं सर? ऐसे होते हैं, यदि विलगित कर दिया जाए इनको, विलगित मतलब किसी सजीव से अलग कर दिया जाए तो ये निर्जीव अवस्था में पाए जाएंगे। और यदि किसी सजीव से कनेक्ट कर दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, सजीव कोशिका में प्रवेश कर ले तो ये सजीव हो जाएंगे। कैसा हो जाएंगे? सजीव हो जाएंगे। एक अच्छा उदाहरण समझते हैं हम लोग। एक अच्छा उदाहरण लेते हैं कि यदि किसी मानव में यानी कि एक सजीव प्राणी में यदि वायरस आ गया तो क्या करेगा? वो प्रजनन करने लग जाएगा, वो वृद्धि करने लग जाएगा। प्रजनन और वृद्धि तो किसका गुण है? सजीवों का गुण है सर। तो फिर वायरस क्या हो गया? सजीव हो गया। क्यों? क्योंकि मानव में प्रवेश करने के बाद क्या करा उसने वृद्धि की और प्रजनन भी करने लग गया। इसलिए यहाँ पे कौन सा गुण आ गया उसका? सजीवों वाला गुण हो गया। लेकिन यदि उसको मानव शरीर से बाहर छोड़ दिया जाए तो कैसा हो जाएगा? वो निर्जीव हो जाएगा। ना तो वो वृद्धि करेगा और ना ही वो प्रजनन की क्रिया कर पाएगा। ओके, इसलिए वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। कौन? वायरस। ओके, तो अगर मैं एक और प्रश्न पूछूं यहीं से, तो यदि किसी यूकेरियोटिक कोशिका में अगर प्रवेश कर जाए, यूकेरियोटिक कोशिका में प्रवेश कर जाए वायरस, तो कैसा हो जाएगा वायरस? अरे भाई यूकेरियोटिक कोशिका वाला हो जाएगा, वो जिसमें प्रवेश करेगा वैसा ही हो जाएगा। और यदि वो किसी जीवाणु में प्रवेश कर जाए, या जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, तो जीवाणु को यदि भक्षण करता है तो कौन सी कोशिका प्राप्त कर लेगा? क्योंकि जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है सर, इसलिए कैसा हो जाएगा? वो भी वायरस हमारा वो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला हो जाएगा। ठीक है ना? तो जिसमें जाएगा वैसे ही कोशिका वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कोशिका सिद्धांत का अपवाद, जो कि उसका नाम है अपवाद का विषाणु। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय, सी यू, शब्बा खैर, गुड नाइट। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।